ये कहानी किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। एक ऐसी कहानी जिसमें सालों तक एक बहुत ही सोची समझी योजना बनाई गई और मकसद मकसद था एक ऐसे संवैधानिक अनुच्छेद को हटाना जिसे हटाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ये कहानी है 4-5 साल की प्लानिंग की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिसे देखकर लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही हो। तो चलिए आज इसी बिसात की हर चाल को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है अगस्त 2019 के उन दिनों से, जब पूरे कश्मीर में एक अजीब सी बेचैनी और तनाव का माहौल था। किसी को भी ठीक ठीक अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन हवा में ये बात जरूर थी कि कुछ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सब कुछ शुरू हुआ 2 अगस्त को, जब अचानक सरकार एक एडवाइजरी जारी करती है। इसमें अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं और कश्मीर घूमने आए टूरिस्ट से कहा जाता है कि वो अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दें और जितनी जल्दी हो सके घाटी छोड़कर चले जाएं। बस इसी एक आदेश ने पूरे इलाके में कन्फ्यूजन और अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। और फिर मामला और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। 4 अगस्त को कश्मीर के सभी बड़े स्थानीय नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके फोन बंद कर दिए जाते हैं और पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी जाती है। यहां तक कि उसी आधी रात को देश के प्रधानमंत्री एक खुफिया गाड़ी में राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, जिससे अटकलें और भी तेज हो जाती हैं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक ऐसा अनुच्छेद जिसे संविधान में टेम्पररी यानी अस्थायी तौर पर डाला गया था, लेकिन जो 70 सालों में इतना मजबूत हो चुका था कि उसे हटाना टेढ़ी खीर माना जाता था, उसे सिर्फ एक दिन के अंदर कैसे खत्म कर दिया गया? इसी पहेली का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। इस पूरी कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं 1947 में, जब भारत का बंटवारा हो रहा था। देखिए, जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने अपने पीछे 2 तरह के भारत छोड़े थे, और सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी की शुरुआत भी यहीं से हुई। आज़ादी से पहले का भारत आज जैसा नहीं था। एक हिस्सा था ब्रिटिश इंडिया, जहां अंग्रेजों का सीधा सीधा राज था, और दूसरा हिस्सा थी रियासतें, जहां स्थानीय राजा या निज़ाम राज करते थे। अब बंटवारे के समय ब्रिटिश इंडिया को तो भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, लेकिन जो 565 रियासतें थीं, उन्हें 3 ऑप्शन दिए गए, या तो भारत से जुड़ जाओ, या पाकिस्तान से, या फिर आज़ाद रहो। ज्यादातर रियासतों ने तो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन लिया, लेकिन 3 जगहों पर आकर बात फंस गई: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अब इन तीनों में एक अजीब सी सिचुएशन थी। राजा का धर्म कुछ और था और ज्यादातर प्रजा का धर्म कुछ और। जूनागढ़ और हैदराबाद का मसला तो जनमत संग्रह और मिलिट्री एक्शन से सुलझा लिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला सबसे अनोखा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब आते हैं खास तौर पर कश्मीर की कहानी पर। यहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह, जो एक बड़ी दुविधा में थे। उन्हें डर था कि अगर वो भारत में शामिल हुए तो नेहरू की डेमोक्रेसी उनकी राजशाही खत्म कर देगी, और अगर पाकिस्तान में गए तो एक मुस्लिम देश उन्हें वैसे भी हटा देगा। तो उन्होंने फैसला किया कि वो आज़ाद रहेंगे। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक चाल चली। उसने अपनी सेना ना भेजकर पश्तून कबाइलियों को कश्मीर पर हमला करने के लिए भेज दिया। ये लड़ाके मारकाट मचाते हुए श्रीनगर के बहुत नजदीक पहुंच गए। जब राजा हरि सिंह को लगा कि उनकी जान और उनकी रियासत दोनों ही खतरे में है, तो उन्होंने फौरन भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद के लिए एक शर्त रखी, विलय पत्र पर साइन करना होगा। 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने साइन तो कर दिए, लेकिन ये विलय पूरा नहीं था। इसमें साफ साफ लिखा था कि भारत का कंट्रोल सिर्फ 3 मामलों पर होगा: डिफेंस यानी रक्षा, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश मामले, और कम्युनिकेशन यानी संचार। बस राज्य के बाकी सभी अंदरूनी मामलों पर राजा का ही अधिकार रहेगा। और यहीं से कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की नींव पड़ी। अब इस अनोखे रिश्ते को संभालने के लिए भारतीय संविधान में एक लीगल सॉल्यूशन निकाला गया, जिसे हम सब आर्टिकल 370 के नाम से जानते हैं। इसे एक अस्थायी या टेम्पररी प्रोविजन के तौर पर बनाया गया था। तो आर्टिकल 370 था क्या? ये एक टेम्पररी प्रोविजन था जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस देता था। मतलब भारतीय संसद सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन से जुड़े मामलों पर ही जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकती थी। कोई और कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेना जरूरी था। मजे की बात यह है कि इस आर्टिकल को हटाने का तरीका भी इसी के अंदर लिखा हुआ था। इसके लिए 3 स्टेप्स थे। पहला, राज्य सरकार की सिफारिश चाहिए। दूसरा और सबसे जरूरी, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की मंजूरी चाहिए, और इसके बाद ही राष्ट्रपति अपना आखिरी आदेश जारी कर सकते थे। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया।
1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने अपना काम खत्म किया और खुद को भंग कर दिया। अब सोचिए, जब संविधान सभा ही नहीं रही तो उसकी मंजूरी कौन देता। बस इसी एक वजह से आर्टिकल 370 को हटाना कानूनी तौर पर लगभग नामुमकिन हो गया, एक अस्थायी प्रोविजन जो अब स्थायी बन चुका था। तो अब आते हैं आज के दौर में। इस संवैधानिक डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक बहुत ही लंबी और सोची समझी राजनीतिक योजना बनाई गई, जिसकी नींव कई साल पहले ही रख दी गई थी। इस योजना का पहला बड़ा कदम था 2015 में, जब दो बिल्कुल अलग विचारधारा वाली पार्टियां बीजेपी और पीडीपी एक साथ आकर सरकार बनाती हैं। और फिर जून 2018 में एक चौंकाने वाले मूव में बीजेपी अचानक अपना सपोर्ट वापस खींच लेती है, सरकार गिर जाती है और राज्य में पहले 6 महीने के लिए गवर्नर रूल और फिर दिसंबर 2018 में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? ये एक संवैधानिक तरीका है जिसके तहत जब किसी राज्य में सरकार नहीं चल पाती तो केंद्र सरकार सीधे सीधे उस राज्य का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लेती है। और यही इस पूरी योजना का सबसे जरूरी कदम था। देखिए, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया। राज्य सरकार की सारी शक्तियां चली गई गवर्नर के पास, जिसे केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राज्य की विधानसभा की सारी कानूनी शक्तियां भारत की संसद के पास चली गई। सीधे शब्दों में कहें तो राज्य की पूरी सत्ता अब केंद्र सरकार के हाथों में आ चुकी थी। जमीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अब बस उस संवैधानिक गांठ को खोलने के लिए आखिरी कानूनी दांव चलना बाकी था, जिसने आर्टिकल 70 को इतने सालों से एक तरह से प्रोटेक्ट कर रखा था। 5 अगस्त 2019 की सुबह भारत के राष्ट्रपति एक नया आदेश जारी करते हैं, लेकिन ये आदेश सीधे सीधे आर्टिकल 370 को नहीं छूता। ये इस्तेमाल करता है संविधान के एक दूसरे कम जाने पहचाने आर्टिकल को, आर्टिकल 367। ये आर्टिकल संविधान के शब्दों की व्याख्या करने की यानी उनका मतलब बदलने की शक्ति देता है। और यही वो छुपा हुआ दरवाज़ा था जिसकी सबको तलाश थी। और यही थी वो चाबी जिससे 70 साल पुराना ताला खुला। एक आदेश के जरिए आर्टिकल 370 में लिखे शब्दों राज्य की संविधान सभा का मतलब ही बदल दिया गया। अब कानूनी तौर पर इसका मतलब था राज्य की विधानसभा। ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन नहीं थी, ये पूरे खेल को बदलने वाली चाल थी। और इस एक बदलाव से सारी तस्वीर ही पलट गई, क्योंकि राज्य की विधानसभा की शक्ति तो पहले से ही भारतीय संसद के पास थी, तो संसद ने खुद को मंजूरी दे दी। संवैधानिक जरूरत पूरी हो गई। राष्ट्रपति ने फाइनल ऑर्डर जारी किया और आर्टिकल 370 इतिहास बन गया। और हाँ, क्योंकि आर्टिकल 35A को अपनी शक्ति आर्टिकल 370 से ही मिलती थी, इसलिए मेन आर्टिकल के हटते ही वो भी अपने आप खत्म हो गया। तो इस तरह 70 साल पुराना संवैधानिक डेडलॉक कुछ ही घंटों में टूट गया। ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर किसी कानून को हटाने का रास्ता बंद हो जाए तो क्या उस रास्ते की परिभाषा को ही बदल देना एक कानूनी महारत है, या फिर नियमों को अपनी मर्जी से मोड़ना? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास ही देगा।